हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पहली बात समझने वाली है वो परीक्षा भवन में किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को परीक्षा भवन में जाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ गंभीर एवं विस्तृत अध्ययन ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के दौरान उन 2 घंटों में आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अतः इन 2 घंटों में सर्वश्रेष्ठ समय प्रबंधन, विशिष्ट मानसिक एकाग्रता तथा उच्च दिमागी सक्रियता कैसे संभव हो यह जानना अति आवश्यक है। साथ ही प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए उन्हें समयानुसार जल्दी से हल करने की युक्ति अपनाना भी महत्वपूर्ण है। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि वर्षों या महीनों की जीतोड़ मेहनत और अध्ययन के बावजूद अनेक छात्र परीक्षा भवन में अपेक्षित आत्मविश्वास से नहीं जा पाते हैं। बेहतर समय प्रबंधन के अभाव में आखिरकार उनकी सारी मेहनत धराशायी हो जाती है और वे परीक्षा में अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने में चूक जाते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर ले, आप जीतेंगे तभी जब अंतिम 2 घंटे में आप औरों से बेहतर व विशिष्ट प्रदर्शन करेंगे। अतः इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो परीक्षा भवन में अपनाई जाने वाली रणनीति क्या होनी चाहिए। आइए समझते हैं। तो देखिए, निसंदेह परीक्षा भवन में 2 घंटे के लिए हर परीक्षार्थी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन अनुभव की कमी, नए परीक्षार्थी एवं बार बार गलती दोहराने की प्रवृत्ति पुराने परीक्षार्थी के चलते अधिकांश परीक्षार्थियों अपनी तैयारी के बावजूद परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में कुछ समानता बातें हैं जिनको अमल में लाने पर अनेक रणकौशल में इजाफा होने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 यानी सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पर। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में किए गए परिवर्तन के बाद अब सारा दारोमदार, यद्यपि इस संदर्भ में कुछ सर्वमान्य बातें हैं जिनको अमल में लाने पर आपके रणकौशल में इजाफा होने की पूरी संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 यानी सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र 2 यानी सीसैट। और लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में किए गए परिवर्तन के बाद अब सारा दारोमदार पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पर है। पेपर 2 यानी सीसैट अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसलिए परीक्षार्थियों की रणनीति में प्राथमिकता के तौर पर पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन भी शामिल होने चाहिए। हालांकि यह बात सत्य है कि सीसैट वाले पेपर को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, किंतु मेरिट लिस्ट सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनता है और इसके लिए कट ऑफ का निर्धारण भी पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर ही होना है। इसलिए परीक्षार्थियों को पेपर 1 के 2 घंटे में क्या और कैसे करना, इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, अगली जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है वो है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन पहली और सबसे जरूरी बात पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन की परीक्षा अवधि में समय प्रबंधन की। वैसे तो समय प्रबंधन जीवन के हर क्षेत्र में इंसान की बेहतरी के लिए आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा निश्चित समय सीमा में अपने ज्ञान कौशल के प्रदर्शन का ही दूसरा नाम है। इसीलिए समय प्रबंधन परीक्षा का अनिवार्य पहलू है। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जिन्हें महज 2 घंटे या 120 मिनट में हल करना होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो परीक्षार्थियों को हर एक प्रश्न के लिए महज 72 सेकंड का समय मिलता है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की जटिलता और गहराई सर्वविदिता है। अधिकांश प्रश्नों में प्रारंभ में 2 से 3 कथन या
तथ्य दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ सही और कुछ गलत होते हैं। इसके बाद इन कथनों तथ्यों के संयोजन से जटिल प्रकृति के 4 विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कथन 1 और 3 सही है और कथन 2 गलत है आदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों को 72 सेकंड के अंदर ही इन विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर उनके लिए उत्तर पत्रक में सही गोले को काला करना होता है। ऐसे में प्रश्न के गलत होने का खतरा तो होता है, साथ ही कठिन विकल्पों के कारण प्रश्नों को हल करने में ज्यादा समय भी लगता है। इस कारण कई दफा छात्र पूरा पेपर तक नहीं पढ़ पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति इतनी गहरी और विकल्प इतने जटिल होते हैं कि अंत में समय प्रबंधन खुद एक चुनौती बन जाता है। इस चुनौती से निपटने का एक तरीका यह है कि सर्वप्रथम वही प्रश्न हल किए जाए जो परीक्षा की ज्ञान की सीमा के दायरे में हो। जिन प्रश्नों के उत्तर पता न हो या जिन पर उधेड़बन हो उन्हें निशान लगाकर छोड़ दिया जाना चाहिए और अगर अंत में समय बचे तो उनका उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उन्हें छोड़ देने में भी भलाई है। दूसरा तरीका यह है कि उम्मीदवार सभी प्रश्नों को हल करने का लालच छोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र वाले प्रश्न यानी जिन खंडों पर मजबूत पकड़ हो उनसे संबंधित प्रश्नों पर ही फोकस करें। हाँ, यही समय बचाने पर अन्य खंडों के प्रश्नों पर ध्यान दिया जा सकता है। इस मामले में छात्रों को यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि वे कम से कम इतने खंडों का चुनाव अवश्य कर ले जिनसे सम्मिलित रूप से 75 से 80 प्रश्न उनके दायरे में आ जाए। शेष एकाध खंड छूट भी जाए तो बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो अगली बात है वो ध्यान में रखने वाली है निगेटिव मार्किंग तथा प्रश्नों को हल करने की टैक्टिक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंकों में से 33% अंक काट दिए जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो एक सही उत्तर पर जितने अंक मिलते हैं उतने ही अंक 3 गलत उत्तर देने पर काट दिए जाते हैं। इसे ही निगेटिव मार्किंग कहते हैं। इस नियम के अनुसार सामान्य अध्ययन पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.66 अंक प्रश्न के लिए निर्धारित 2 अंकों में से काट दिए जाते हैं। अगर परीक्षार्थी कोई प्रश्न बिना उत्तर दिए छोड़ देता है तो उस पर ना तो अंक मिलते हैं और ना ही अंक काटे जाते हैं। इस स्थिति में परीक्षार्थियों की कोशिश यह होनी चाहिए कि ना तो खतरे उठाए और ना ही तुक्के पर तुक्के लगाए जाए और ना ही अनुमान करने से इतना घबराए कि बहुत कम प्रश्नों को ही हल कर पाए हैं। यह परीक्षा परीक्षार्थी से कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हुए प्रश्नों को हल करने की सभी टैक्टिक की अपेक्षा करती है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क पद्धति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, पहली जो बात है, जहां उत्तर का बिल्कुल भी अनुमान ना हो अर्थात प्रश्न का कोई सिर पैर न जूझ रहा हो तो वहां हवाई तुक्का लगाने से बचे, बल्कि समय बचाने के लिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही बेहतर है। दूसरी जो बात है यह है, जब उम्मीदवार किसी प्रश्न के चारों विकल्पों में से किसी एक के बारे में जानता हो लेकिन शेष 3 विकल्पों के बारे में उसे कोई जानकारी न हो तो कैलकुलेटिव रिस्क के आधार पर उसे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे परीक्षार्थियों को अंकों के मामले में अंततः फायदा भी होगा और किंतु इस प्रकार के प्रश्नों को काफी बारीकी से बाकी प्रश्न करने के बाद बचे हुए समय में हल करना श्रेयस्कर होगा। और तीसरी जो बात है, यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न के चारों विकल्पों में से 2 के बारे में जानता हो और 2 के बारे में नहीं तो उसे अनुमान के आधार पर उत्तर जरूर देना चाहिए। अगर आप 6 प्रश्नों में ऐसा करते हैं और मान ली जाए कि 50% संभावना के अनुसार आपके 3 प्रश्न सही होते हैं और 3 गलत है तो आपको शुद्ध रूप से 4 अंकों का लाभ मिलेगा, जो सफलता की दृष्टि से
बेहद महत्वपूर्ण है। चौथी जो बात है, प्रश्नों को हल करने की टैक्टिक में छात्रों को हमेशा प्रश्नों की प्रकृति समझते हुए आसान प्रश्न से जटिल प्रश्न की ओर क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्हें जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर नहीं आते हो उनमें निष्कासन विधि यानी इलिमिनेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करने चाहिए। निष्कासन विधि के तहत चारों विकल्पों में से जिसके गलत होने की संभावना सर्वाधिक हो उसे छांटते हुए धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंचता होता है। यह विधि बहुत कारगर है, इसलिए परीक्षा देते समय इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो है परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, परीक्षा के दौरान ध्यान में रखने वाली बात है उत्तर पत्रक मिलने के पश्चात उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े। नियत स्थान पर अपना अनुक्रमांक, हस्ताक्षर तथा अन्य सूचनाएं अंकित करें। प्रश्न पत्र मिलते ही प्रश्नों को हल करना शुरू न करें, बल्कि उसके महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़े। संभव है कि उन निर्देशों को में कोई महत्वपूर्ण और नई सूचना मिले। संपूर्ण प्रश्न पत्र को एक बार सरसरी निगाह से देखने के पश्चात पुनः समय व्यवस्थित करें, जिससे प्रश्न पत्र पूरा करने में समय कम ना पड़े। पहले आसान प्रश्नों या अपने पसंदीदा खंड से संबंधित प्रश्नों को हल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जल्दी में प्रश्नों को ना पढ़ें, बल्कि शांति और धैर्य के साथ प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वास्तव में क्या पूछा जा रहा है। जिन प्रश्नों को आप पहली बार में हल नहीं कर पाते हैं उन्हें टिक मार्क करके छोड़ दें। फिर बचे हुए समय में उन्हें हल करने का प्रयास करें। अपने उत्तर की समीक्षा करने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए बाद में कुछ समय बचा कर रखें। दिमाग में जो जवाब पहले आता है उसे तब तक ना बदले जब तक कि आपको यकीन न हो जाए कि वह गलत है। माना जाता है कि पहले उत्तर में हमारे अवचेतन मन की प्रबल भूमिका होती है। अवचेतन मन में कई ऐसी जानकारियां होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। अवचेतन मन पर आधारित उत्तर आमतौर पर ठीक होते हैं, बेशक प्रचलन की भाषा ने उन्हें तुक्का कहा जाता है। कई छात्रों की आदत होती है कि वे पहले सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में उत्तर पत्र के आंसर शीट भरते हैं। ऐसे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे हर 5 से 10 प्रश्नों के बाद उत्तर पत्र के आंसर शीट भरते चले, वरना आपका क्रम गलत हो जाने की या यह प्रक्रिया छूट जाने की संभावना हो सकती है। OMR शीट पर गलत गोला भर जाने पर उत्तर को मिटाने हेतु रबड़, ब्लेड या फ्लूइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह सर्वथा वर्जित है। निरीक्षक द्वारा दी जाने वाली अटेंडेंस शीट पर अपने हस्ताक्षर करें तथा अपने उत्तर पत्रक पर निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अवश्य करवाएं। प्रथम प्रश्न पत्र की समाप्ति के पश्चात मिले अंतराल में पेपर 1 सही गलत प्रश्नों को लेकर ज्यादा माथापच्ची ना करें। बेहतर होगा कि कुछ तरल पदार्थ ग्रहण करें, अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं या फिर आराम करें। पहले और दूसरे पेपर के बीच के समय में गैप इंसिरिया या फिर से एग्जाम फोबिया का शिकार ना हो, बल्कि अपने आत्मविश्वास को उस दौरान भी बनाए रखे। इस प्रकार एक सुनियोजित रणनीति के जरिए परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, बशर्ते वे अपने मस्तिष्क में अनावश्यक भ्रम, चिंता या तनाव को स्थान न दें। कुछ अन्य सुझाव जो आप लोगों को याद में रखना है। तो देखिए, परीक्षार्थियों को यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी की यह परीक्षा सभी के लिए समान रूप से कठिन है, इसलिए किसी छात्र विशेष को इस मामले में अतिरिक्त तनाव लेने के बजाय परीक्षा भवन की अपनी रणनीति पर ज्यादा ध्यान देने चाहिए। कोई भी परीक्षा सरल या कठिन, आपकी तैयारी, रणनीति व मनो परीक्षार्थियों को यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी की यह परीक्षा सभी के लिए समान रूप से
कठिन है। इसलिए किसी छात्र विशेष को इस मामले में अतिरिक्त तनाव लेने के बजाय परीक्षा भवन की अपनी रणनीति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी परीक्षा सरल या कठिन आपकी तैयारी, रणनीति व मनोदशा के अनुरूप ही होती है। यदि आपकी तैयारी बेहतर और परीक्षा भवन की रणनीति सशक्त है तो यह तय मान के चलिए कि आपकी मनोदशा कभी भी परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त नहीं होगी। अतः डरना छोड़कर लड़ने को तैयार रहें। संभव है कि परीक्षा में एक दिन पहले छात्र तनाव महसूस करें, चूंकि यह सबके साथ होता है, अतः इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखें कि हल्का फुल्का तनाव सकारात्मक योगदान में भी देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक निश्चित स्तर का तनाव हमारे निष्पादन प्रदर्शन को बढ़ाता है, किंतु उससे ज्यादा तथा लक्ष्य को भूलने नहीं देता है। परीक्षा इसी का नाम है, इसलिए इस संदर्भ में फिक्र करने की बजाय इसे सकारात्मक दिशा प्रदान कर और जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। याद रखें, डर के आगे जीत है। यूपीएससी की परीक्षा बहुत बड़ा मंच है। इसके लिए उम्मीदवार वर्षों अध्ययनरत रहते हैं, किंतु कई दफा बेहतर तैयारी के बावजूद परीक्षा भवन में जाने से पूर्व उन्हें लगता है कि जैसे वे सब कुछ भूल गए हो, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तथा दिमाग शून्य सा हो रहा हो। ऐसे स्थिति में यदि आपका मित्र कोई प्रश्न पूछ लेता है और आप उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। इस तरह की परिस्थिति छात्रों के लिए पीड़ादायक होती है, किंतु यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इस अवधि में भूलना या याद न आना महज एक तात्कालिक स्थिति होती है। तात्कालिक रूप से परीक्षार्थियों को भले ही यह लगे कि वे सब कुछ भूल गए हैं, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। परीक्षार्थियों द्वारा पढ़ी गई समस्त चीजें उनके अवचेतन मन में जमा रहती है। अत्यधिक तनाव की वजह से भले वह एक्टिव मोड में न रहे, लेकिन परीक्षा भवन में प्रश्न देखते ही आप पाएंगे कि वह जानकारी प्रश्नों से कनेक्ट होते ही कैसे सक्रिय हो जाती है, फिर उन्हें सब कुछ स्वयं याद आने लगता है। इसलिए परीक्षार्थियों को दिमाग से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि वे सब कुछ भूल गए हैं। याद रखें, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न ही उसका लोप होता है, बस सही रणनीति के जरिए उसे सक्रिय रखना होता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ छात्रों के ज्ञान और व्यक्तित्व का ही नहीं, बल्कि उनके धैर्य, साहस और जुझारूपन का भी परीक्षण करती है। यह महज एक परीक्षा नहीं, बल्कि छात्रत्व गौरवान्वित करने तथा उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा को सम्मानित करने का एक मंच भी है। जिस प्रकार आग में तपे गले बिना सोने में निखार या चमक नहीं आती, वैसे ही परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे बिना छात्र जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। परीक्षा तो परीक्षार्थियों का पुरुषार्थ होता है और सफलता उनका आभूषण है, लेकिन मेहनत के भट्टी में बिना जले, तनाव के दरिया में बिना गुजरे इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इसका सौंदर्य है, यही इसका वैशिष्ट्य है। अतः इससे क्या घबराना। यदि आप इस्पाती ढांचे, सरकारी मशीनरी का अहम हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके हौसले भी चट्टानी होनी चाहिए। इसलिए इस परीक्षा के प्रथम पड़ाव यानी प्रारंभिक परीक्षा में लेशमात्र कोताही या किंचित मात्र कमजोरी भी आपके सपनों को चकनाचूर कर सकती है। इस परीक्षा में जीतने की शर्त सिर्फ पढ़ाकू होना नहीं, बल्कि जुझारू होना भी है। याद रखिए, रणभेरी बजने पर सच्चा सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाता, बल्कि अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर मैदान में डटकर खड़ा हो जाता है।
और आपकी तो तैयारी मुकम्मल है, रणनीति वैज्ञानिक व व्यवहारिक है, फिर डर किस बात का। अतः अंतिम समय में छात्रोचित गुण का परिचय दीजिए और सिविल सेवा परीक्षा का किला फतेह कीजिए। ध्यान रहे, जीतता वही है जो अपनी संपूर्ण शक्ति और सही रणनीति के साथ लड़ता है, वरना आधे अधूरे मन से कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।